लेट्स गो। सबसे पहले सेक्शन से वाइज करेंगे, उसके बाद में बढ़ेंगे आगे। मैंने लास्ट वार्निंग दे दी, मेरे से कोई सिग्नेचर भी लेने नहीं आएगा कि सर मेरा ये लेक्चर मिस हुआ या वो लेक्चर मिस हुआ, मैं किसी को साइन नहीं देने वाला, याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? कोई बैकअप वैकअप कुछ नहीं, फालतू रीजन की वजह से अगर एब्सेंट रह रहे हो तो इसके बाद चुपचाप क्लास करना, दूसरा तुमको कोई जिंदगी में काम भी नहीं है, ठीक है? और जिसको जिंदगी में दूसरा काम है इससे इंपॉर्टेंट, तो बेटा वही काम कर, फिर क्लास करने की जरूरत ही नहीं है। देखो होमवर्क किया सबने? कितने लोगों ने नहीं किया? रेस खड़े लो, मैं चेक करूंगा, फिर मैं झापूंगा, फिर और समय वेस्ट होगा। चलो फास्ट, जितने लोग एब्सेंट थे उन्होंने होमवर्क किया क्या? हाँ, जितने एब्सेंट है वापस खड़े रहो। होमवर्क किया? सबने किया? चलो खोलो बुक, मैं चेक करता हूं। अब जो मेरे को मिला इस समय उसका रिसीट कैंसिल होगा, ठीक है? तुम ईमानदार नहीं हो तो मैं ईमानदारी एकदम पैदा कर सकता हूं तुम्हारे अंदर। निकालो, चलो बुक खोलो फास्ट एवरीबॉडी। जो ने होमवर्क नहीं किया बैग उठाओ, बाहर निकलो, कोई जरूरत नहीं तुमको क्लास में बैठने की। जल्दी जो खड़े हैं बैग लेके बाहर निकलो इमीडिएटली। वापस बोलूंगा नहीं मैं, नेक्स्ट टाइम सीधा बाहर रिसीट लेके फेंक दूंगा, ठीक है? जल्दी बैग लो, बाहर निकलो, चाहिए ही नहीं मेरे को क्लास में। ये कौन सा फॉर्मेट है? जो भी था फॉर्मेट कौन सा? ये जब भी लिखना है फॉर्मेट में, और दोनों केस स्टडी थे। ये पागल है सब जन जो लिख रहे। खड़े रहो। कैसे किया होगा जब पता ही नहीं था? तो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया बाहर जा रहे हैं, या मैं एक एक की बैग लेके बाहर निकालूं रिसीट के साथ? जल्दी जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सब ये जितनी भी रोज है बुक इस साइड जमा करो, सभी रोज की बुक इस साइड जमा करो।
किसका बुक है? उसको ठीक करो, आंसर को फॉर्मेटिंग भी ठीक करो पहले वाला। ठीक है, ठीक है। ठीक है, रखो। इधर सबने होमवर्क किया है? सभी रोज ने? गर्ल्स के वो साइड के सभी उस साइड जमा करो, वो कॉर्नर में। इस साइड जमा करो। सब बुक्स इस साइड जमा करो। ओके, मेरे को एक बार क्वेश्चन यार दिखाना। मैक्सिमम लोगों ने दोनों होमवर्क सॉल्व किए, नीचे सीधा एक्सप्लेनेशन आंसर कंबाइन कर दिया क्या? हाँ, कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? 2.17 था ना? अच्छा, तो ये बात है। फंस गए तुम। रो 2, ठीक है, रो नंबर दूसरी, सभी रो नंबर दूसरी, ठीक है। भिड़ जाओ, क्वेश्चन का आंसर एक बार चेक करना और जैसा का वैसा जिसका आंसर दिखे उसको रेस करना, ठीक है, फटाफट इमीडिएटली। रो नंबर 2, और अगर गलती से तुमने गलत चेक किया मैं तुमको बाहर भेज दूंगा, याद रखना। जिसका भी आंसर, और अभी भी जितने लोग हैं जिन्होंने कॉपी किया है खड़े से रेज हो जाओ, बिकॉज क्वेश्चन 1 में मैं सिंपली बोलता हूं, जिसके भी बच्चों जिसके भी आंसर में 2.717 पे
जो चेक करने वाले उनको मैं बोल दूं, क्वेश्चन 1 जो मैंने होमवर्क दिया था उसके आंसर में तुमको अगर ये दिखा, इन द गिवन केस सनराइज कंप्यूटर लिमिटेड शुड फॉलो अबव मेंशन प्रोसीजर टू चेंज द नेम टू रॉयल कंप्यूटर्स लिमिटेड, ये सेंटेंस तुमको जिस सिचुएशन में दिखा उन सबको रेस कर देना, ठीक है? चलो गो फॉर इट। अबे तुमको चेक करना है पीछे वालों का, इधर ही खड़े नहीं रहना है। जो मैंने कॉपी किया है रेज हो जाओ। ठीक है, बैठो। बाहर जाओ। कोई भी बुक हो ना हो, मेरे को होमवर्क चाहिए। फिर कॉपी किस किसने किया है? रेज हो जाओ फटाफट। मेरे को बुक चाहिए, तो अभी मैं कैसे बिलीव करूं? तब दिखाओ मेरे को क्लास के बाद। बैठो। लिखा है क्या? होमवर्क किया है? बैठो। प्राइवेट लिमिटेड वो मैंने उसमें से पहले पढ़ा, फिर तो उसमें आपने बोला है ना प्राइवेट या फिर लिमिटेड और वाइस वर्सा, उसके वजह मैंने ऐड और किया ज़्यादा। ये कॉपी किया हुआ आंसर है? नहीं सर, 6 पॉइंट्स मैंने ये कॉपी किया हुआ आंसर है। बाहर जाओ। जिसके भी पहले क्वेश्चन में, जितने लोग चेक कर रहे हैं, जिसके भी पहले क्वेश्चन में 6 पॉइंट्स दिखे उसको भी रेस कर दो, क्योंकि एक्चुअली उसके 6 पॉइंट है ही नहीं, 5 ही पॉइंट है, ठीक है? जिसके भी इसमें 6 पॉइंट है सबको रेस कर दो पहले क्वेश्चन में। जिसके भी इसमें 6 पॉइंट है मेरे को उसको रेस करना है, मतलब रेस करना है। कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, बैठो। छह पॉइंट दिखे, रेस कर दो स्ट्रेट अवे। बैठो। बैठो। छह पॉइंट है, रेस करो। वही रेस करो, मैं पूछ लूंगा कहां से है 6 पॉइंट। दिखाओ, लाओ इधर। सेवन पॉइंट दिखाओ, इधर लाओ। बैठो। नेम क्लॉज का एप्लीकेशन का ANC 1
एप्लीकेशन फॉर नेम का सवाल ही नहीं था। बैठो। सर मैंने पूरा ये किया, उसने बोला कि पर ये वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं किया सर, मैं बस थोड़ा रेफरेंस किया, बाकी मैंने अपना वर्ड से शूट किया, नीड वगैरह सब किया, बाकी थोड़ा सा बस फॉर्मेटिंग किया। बैठो। गलत पॉइंट हो गया सर। बैठो। बैठो। सर कल मैं नहीं था क्लास में, तो ये लिखा था, तो ये आंसर जो क्लास में लिखाया था वो उसका रेफरेंस लेके लिखा, तो इसलिए 7 हो गया। ठीक है बैठो। मेन क्लास के 5 ऐड कर दिए, इम्पोर्टेंट लगे, रिलेवेंट लगे। बैठो। बैठो। सर 5 क्लास कंप्लाई करायचं असेल तर चेंज करू शकतो सर। ठीक है बैठो, उसको सेपरेट करो आंसर को। बैठो। बैठो। ये कौन सा इंडेंटिंग है? ये कैसा लिखना है ये? ये नहीं, अभी ये लिखा हुआ था, अभी ये लिखे वाला है, बोली इसकी वजह से मैंने वो लिख के लिखा था पीछे फॉर्मेट। दो कल का है, वो मैं लिख रहा हूँ, ये है। बैठो। ठीक है। बाहर जाओ। ये कॉपी किया है बेटा, देख इधर। मैं पागल है? मैंने इसे लिखवाया ही नहीं। INC 24 INC 25 साथ में आते हैं पॉइंट नंबर 4 और 5 में। ये कहाँ से आया 5वां पॉइंट? फिर कहाँ से आया 5वां पॉइंट, ये बता। ये 5वां पॉइंट कहाँ से आया ये बता मेरे को तू पहले। कैसे मन से डाला तूने? बाहर जा। मैंने नहीं बोला था, मैंने 5 ही आंसर राइटिंग पॉइंट बोले थे। कहाँ है तेरे आंसर राइटिंग पॉइंट, बता मेरे को। हाँ कितने हैं फिर? वहां कैसे 6 आ गए? बेवकूफ दिखता हूं मैं? बाहर निकल। बैठो। बाहर। सर लास्ट वाला 2-3 बच्चे एब्सेंट था इसलिए कॉपी किया। किसने एब्सेंट था और कॉपी किया? तो एब्सेंट था मेरी गलती है क्या? समझ के नहीं लिखते आता क्या? चलो बाहर। ठीक है बैठो। हाँ बाकी लोगों ने कॉपी की है? बैग उठाओ बाहर फटाफट। जिन्होंने कॉपी किया है बैग उठाओ बाहर निकलो। चाहिए ही नहीं क्लास में, फालतू लोग मेरे को चाहिए ही नहीं। मैं यहां 2 बच्चे बना के रहूंगा लास्ट डे तक के, सिर्फ 2 बच्चों को पढ़ाऊंगा। चाहिए ही नहीं मेरे को। जितने कम बच्चे उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मेरा। बहुत अच्छी बात है। निकलो चलो, जिन्होंने कॉपी किया है निकलो। हाँ कॉपी किया है फिर कहां से आया? निकल इधर, इधर बुक ला, देखो तो मैं क्या किया है। तुमको अगर ये लग रहा होगा ना टीचर इस क्लास में कुछ देखता नहीं, मैं तुमको पहले ही बोल दूं टीचर पागल है और बहुत बड़ा पागल है। ठीक है लाओ बुक लाओ मेरे को जल्दी। कॉपी किया है तो निकलो बाहर। होमवर्क किया है क्या? होमवर्क किया है? बैठो। सर कल एब्सेंट था तो मैंने पहले नोट्स में से पढ़ा फिर लिखा है। बैठो। बैठो। आपने कॉपी किया था? एब्सेंट है इसलिए खड़े थे। ठीक है एब्सेंट जितने खड़े हो उतने बैठ जाओ। नहीं सर बाकी सब लिखा है सर मन से, बट इतना ही सर यही हुआ। बैठो। बाकी सब लिखा है। वो समझ में आ रहा है। डोंट लास्ट का प्रोसीजर
बैठो। चलो स्टार्ट करें। ओके छह पॉइंट कहां से हुई है? शो में इधर। बैठो। एक बात याद रखना तुमने, इसके बाद में मेरे को प्लीज, मतलब ये इतना समय मैं आया हूं क्लास में 11:15 बजे एंड 11:15 बजे तक के अभी तक का समय आधा घंटा, प्लीज डू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारे होमवर्क के प्रति नहीं दे सकता। दो चीजें अपन चेंज कर सकते हैं इस लाइफ में, इस क्लास में एटलीस्ट। एक तो अपनी नीयत चेंज करो, नहीं तो अपना रिजल्ट चेंज करो। अगर तुम नीयत चेंज नहीं कर सकते तो रिजल्ट फेल मान लो, ठीक है? और तुम्हारी नीयत चेंज है तो अपन इसके ऊपर कुछ वर्क कर सकते हैं। तुमको नहीं जम रहा, तुमने 3 पॉइंट लिखे और बाद में ये लिखा सर मेरे को ये 2 पॉइंट नहीं जमे, समझा ही नहीं, आई एम देयर। लेकिन मेरे को जेन्युइन ट्राई दिखना चाहिए। कॉपी इज नॉट अ सिन। मेरे को नहीं किया ना, एक बार वो बंदा परवड़ जाता है जिसने कॉपी किया उससे। तुम कॉपी करके मेरे को नहीं चीट कर रहे, तुम एक बात को समझ जाओ। चलो मैंने तुम्हारा होमवर्क, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, मैंने तुम्हारा होमवर्क चेक ही नहीं किया पूरे 70-80 दिन। व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा आपके साथ? क्या होना क्या चाहिए? आइडियलिस्टिकली क्या होना चाहिए? और तुमको लगता है कि मैं यहां पे हर रोज आधा घंटा सिर्फ इसी बात के लिए हूं? इस आधे घंटे में मैं 2 क्लॉजेस निपटा सकता हूं, ऑब्जेक्ट क्लॉज, अगला कैपिटल क्लॉज उठा लूंगा, खत्म कर दूंगा। नहीं, एक ही क्लॉज आंसर राइटिंग के साथ, बट एक क्लॉज भी इजंट इट सफिशिएंट? फिर भी मैं बोलता हूं कि जेन्युइनली जो है, मैं यहां खड़े होते से ही खड़े हो जाओ। नहीं किया हुआ खड़े हो जाओ, एटलीस्ट आई विल हैव अ सिंपैथी के नहीं, चलो ठीक है भैया ईमानदार है, इसको कहीं तो भी पीछे खड़ा कर दे, पीछे वाले को आगे बुला ले, पर क्लास तो भी कर ले। पर जेन्युइनिटी ही नहीं है। हमने बहुत कांड किए जिंदगी में। मैं इस लेवल तक था कि मैं टीचर से भी झगड़ा है, अगर टीचर ने ठीक नहीं पढ़ाया तो। मैं इस लेवल पे था, टीचर ठीक से नहीं पढ़ाया, मैं जाके झगड़ लिया, बोला फीस भरी है मेरे को, मेरा पढ़ाया हुआ है, मेरे को सब चाहिए ठीक से। बाद में उसने सुना, दैट इज डिफरेंट टास्क। बट मैं खुद से जेन्युइन था, मेरे को यह मालूम था कि क्लास के अंदर भले ही मेरे को कुछ बोले ना बोले, मेरे को घर जाके इस चीज को रिवाइज करना है, मेरे को पढ़ना है। तुम मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस। एटलीस्ट जितने लोग बैठे हैं ना, प्लीज एटलीस्ट दिस, डोंट डू दिस टू मी, एटलीस्ट डू दिस टू योरसेल्फ, कि तुम खुद से ईमानदार रहो। ये चीज तुम जिस दिन सीख जाओगे ना, आधी मुश्किलें तुम्हारे लाइफ की वैसी हल हो जाएगी। बिकॉज हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स यू हैव क्रिएटेड फॉर योर ओन सेल्फ, वो भी जेन्युइन ना रह के। अभी जब मैं डेली 3-3, 4-4 होमवर्क दे रहा हूं, तब समझ में आ रहा है कि भाई लिखने की तकलीफ क्या होती है। यू हैव टू डू दिस, समझो इस बात को। और मेरे को कोई शौक नहीं चल रहा है कि भैया हर रोज आधा घंटा आके यहां पे दूं। जितने लोग बैठे हैं क्लास में, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अब्सेंट मत रहो। और दूसरा रिक्वेस्ट है, होमवर्क करो, और ना करो तो चुपचाप खड़े हो जाओ। मैं हर रोज ये स्पीच नहीं दे सकता, और ना ही मैं इसको बोल सकता हूं। मेरे को सीए फाइनल में एक अटेम्प्ट लगा है, सीए इंटर .300 में मैं पास हुआ हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। रिजल्ट जब 2-3 मार्क्स से कम आ जाता है तो इंसान को पूरे दाल आटा के भाव समझ में आते हैं। मेरा सीए फाइनल में सेकंड ग्रुप 4 मार्क्स से फेल हुआ था। इंडिविजुअल सब सब्जेक्ट पास थे, उसमें भी कॉस्टिंग में एग्जम्पशन था। 4 मार्क्स से ग्रुप रह गया, एक सब्जेक्ट में एग्जम्पशन लाके भी। दिस इज मच मोर देन डिवास्टेटिंग। फिर तुम बिखर जाओगे ना एक बार रिजल्ट फेल आने पे, तो मैं आपको सच में बोलता हूं, खुद के घर में भी तुम पराये जैसे रहना शुरू कर देते हो। एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन। जो हक से सवेरे उठ के तुम मम्मी को ब्रेकफास्ट मांगते थे ना, फेल होके देखो, और दूसरे दिन मम्मी को उसी हक से ब्रेकफास्ट मांग के देखो। करना ट्राई। जिस दिन फेल होंगे ना, मम्मी को बोला मम्मी ब्रेकफास्ट दे। नहीं, तुमको खुद को ही गिल्टी फील हो गया तो शर्त अपनी। डोंट डू दिस। मेरे ठीक है, मेरे को चीट किया नहीं किया, मेरे को एनीवेज मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट बैच में एनीवेज 300-400 बच्चे थे, उसमें से कितने तो भी लोगों ने चीट किया। तुमको लगता है मेरा कुछ उखड़ गया? तुम मेरे को चीट करोगे, कुछ नहीं जाएगा। अगली बैच ऐसी ही रहने वाली है। मेरा कुछ ही नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। सिंपल एज दैट।
मैं क्या कर लूं, मेरा सीए हो गया, मेरा सीएस हो गया, जितना कमाना था कमा लिया, सब हो गया मेरा लाइफ का। मैं क्या पागल थोड़ी ना हूं यहां पे आके रोज आधा आधा घंटा तुम्हारे लिए वेस्ट करूं। ईमानदारी से नहीं किया हो, बैग उठाओ बाहर जाओ। रूल मालूम है तुमको? नहीं तो एटलीस्ट खड़े तो भी रहो। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट फॉर मी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। कहना है भाई आज मैं होमवर्क नहीं किया, मैं खड़ा रहेगा। इट इजंट इट मोर देन ब्यूटीफुल कि तुमने गलती खुद की मान ली? मेरे को तो सही लगेगा। कहना है भाई बंदा खड़ा रहा ना, मैं उसको बाहर नहीं भेज, मैं बोलूंगा चल ठीक है तू पीछे खड़ा रहे, पीछे वालों को थोड़ा सामने ले लेते, पर तू क्लास कर। पर अगर तुम खड़े ही नहीं रह रहे और मेरे को अगर तुम्हारी देखो बेटा, दो चीजें हैं, तुम्हारा पर्सनल बैरियर है, तुम्हारा पर्सनल ईगो है, मेरा पर्सनल बैरियर है, मेरा पर्सनल ईगो है। मैंने तुम्हारी ईगो में हाथ डाल दिया ना, उस दिन तुमको बहुत तकलीफ होगी। फिर तुमको मालूम है बोलने पे आ गया तो फिर मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं घर वालों तक के पहुंच जाऊंगा कि यही सिखाया क्या करके। पर मैं नॉर्मली ये चीज करता नहीं हूं, अभी तक नहीं किया, और प्लीज इसको मत करवाओ। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसके बाद में मेरे को ही रिग्रेट होते रहता है कि मैं क्या कर दिया। सो प्लीज डोंट डू दिस। तुमने नहीं किया होमवर्क, स्टैंड अप, ठीक है, ईमानदारी से मान लो, खुद को बोलो मैं कल से होमवर्क बाकायदा करेगा, पीछे आके खड़े रह सकते हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग अबाउट कि तुमको सोल बुक दूं, हर क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट मेडिटेशन करो, उसमें तुम्हारी दिमाग शांत रहे, तुमको अच्छे अच्छे टास्क दूं, ऐसे दूंगा मैं। तुम्हारे हाथ में जो है तुम कर नहीं सकते, तुमको क्या एक्स्ट्रा टास्क दूं? कल फाइनल के बैच में मैंने एक टास्क दिया। आज वो फाइनल का हर बच्चा, 25-30 बच्चे होंगे, हर बच्चा दिन भर फ्रूट्स खा रहा है। उसको 1.5 दिन खाने से मना कर दिया, और ईमानदारी से फॉलो करते, ईमानदारी से। तुम फाइनल के किसी भी बच्चे को मेरे दिन भर फ्रूट खाएगा, वो कल शाम को उसने मेस का खाना कहीं दिन भर बना हुआ खाना नहीं खाया, दिन भर फ्रूट्स खा रहा है। एक एक टास्क सिंपल, एक सिंपल टास्क फ्रूट खाना है। एक उनका टास्क है रात भर जागना है और जागते जागते पढ़ना है। एक उनका टास्क है रात भर भूखा रहना है और पढ़ना है। एक उनका टास्क है भूखा रहना है, साइलेंट रहना है, जागना है और फिर पढ़ना है। तुम्हारे लाइफ का कंट्रोल जब तुम्हारे हाथ में आ जाएगा ना, तुम इतने आलसी सिचुएशन में हो, तुमको लगता है ये जो है ना, ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहना चाहिए। ये जो है ना, ये सिर्फ टूल है तुमको जो चाहिए उसको अचीव करने का। तुम इसको ही ग्रूम करने में लगे हुए हो। ये बॉडी तुमको जो चाहिए उसको अचीव करने का टूल है। यूज इट इन अ वे यू वांट, बट अपने को समझ में ही नहीं आ रहा। अपन उसके कंफर्ट जोन में अभी भी पड़े। उन बच्चों को बाहर निकाल दूंगा, आई एम वेरी श्योर। जब तक 15 अक्टूबर तो उनकी बैच खत्म हो जाएगी, उनके लाइफ में कुछ ऐसे 5-10 एक्सपीरियंसेस दे दूंगा कि अगर उनके लाइफ में फ्रस्ट्रेटिंग भी सिचुएशन आ जाए तो विल बी एट पार। नहीं कुछ तो भी हर एक बंदे की नींद तो मैं कम से कम 1.5 घंटा कम करके ही रखूंगा वो बैच में। 7 घंटा सो रहे, तू 6 घंटा सोएगा, 6 सो रहा है 5 ही सोएगा, 5 सो रहा है 4 ही सोएगा। दैटलीस्ट अब मैं ये सब चीजें कब करूं? मैं ये हाफ आवर में आई विल रादर प्रेफर कि मैं तुमको एक मेडिटेशन का मस्त लेक्चर लूं और वो चीजों को बेनिफिशियल वे में सिखाऊं। नहीं मेरे को चलो ठीक है नहीं क्लास पढ़ाना, बट दिस हाफ आवर वी कैन यूज इट फॉर अवर पर्पस। लेकिन ये तब हो सकता है जब तुम खुद से जेन्युइन हो और पहले झटके में खड़े रहो। एवरीडे आके बोलना पड़ता है कि मैं 10 तक गिनूंगा प्लीज खड़े रहो रे, मैं 10 तक गिनूंगा प्लीज खड़े रहोगे। गलती करते वक्त शर्म नहीं आ रही ना, तो क्लास में खड़े रहते वक्त शर्म नहीं आनी चाहिए। या तो फिर गलती करने वाला इंसान और क्लास में बैठने वाला इंसान दोनों डिफरेंट है। आर यू अ स्प्लिट पर्सनालिटी? आर यू अ स्प्लिट पर्सनालिटी? टेल मी यस और नो। तो जो गलती करता है उसी ने शर्म माननी चाहिए। बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट टाइम से प्लीज एटलीस्ट डू अ फेवर टू मी। लाइफ में एक ही फेवर मांगेगा मैं तुमसे, ईमानदार रहो खुद से। मैं क्लास में आया, मैं बोला होमवर्क नहीं किया, खड़े रहने का। मैं सच्ची बोलता है, मैं आने के पहले अगर तुम खड़े है ना यहाँ पे, मैं यहाँ शुरू करने के लिए गुड मॉर्निंग करने के पहले तुम खड़े है ना, आई विल प्रॉमिस यू तुम क्लास से बाहर नहीं जाओगे, तुम कहीं तो भी पीछे खड़े रहोगे। एटलीस्ट डू दिस टू यू, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, जितना हो सकता है उतना आधा। डोंट बी नहीं तो क्या कर रहे हो तुम? मैं सिंपली बोलता हूं, आज तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम खड़े भी नहीं रहे, तुम तुम्हारी नजरों में गिर गए। सर ऐसे कैसे गिर गए? मेरे को बहुत ईगो है। ईगो रहना और खुद के लिए रिस्पेक्ट ना रहना, जिस बंदे को खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं है ना, उसी को ईगो हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ता है ना। जो बंदा खुद को बहुत अच्छे से जानता है वो क्या खुद के लिए ईगो पाल लेगा? डू यू थिंक दैट? जो बंदा खुद को बहुत अच्छे से जानता है, जो खुद के साथ बहुत लॉयल है, व्हाई विल क्रिएट ईगो? ईगो इज अ फॉल्स थिंग जो तुम खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो, और ये तभी जरूरत है जब तुम खुद को मानते नहीं हो। एटलीस्ट डू दिस टू योर सेल्फ
कि जब भी तुम क्लास में हो, आज अगर तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम खड़े नहीं रहे, या तुमने होमवर्क नहीं भी किया, जिस सेकंड तुमने होमवर्क नहीं किया, आज सवेरे का सूरज देख लिया, तुम नहीं कुछ तो भी 100 में से 1 पॉइंट तो भी नीचे गिर गए। ऐसा तुम डेली एक्यूमुलेट करते हो, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट। फिर वो जब 80-70 दिनों में पाइल अप हो जाता है, एट दैट डे यू लुक एट योर फेस, मैं तो होमवर्क करता ही नहीं, एंड देन इट बिकम्स अ हैबिट। वंस इट बिकम्स अ हैबिट, फिर तो शर्म आने की कोई बात ही नहीं है। फिर तो हमारे पास सीधा, नहीं तो ये तो मेरी सर आदत है, मैं क्या करूं। आदत है, तू क्या करूं मतलब तू ही कर सकता है, क्योंकि तेरी आदत है, मैं तो कुछ चीज नहीं कर सकता। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, एटलीस्ट डू दिस। कुछ करो ना करो, इस क्लास से एटलीस्ट इतना सीख के जाओ कि खुद से ईमानदार रहो। बिकॉज तुम अगर खुद से ईमानदार नहीं रहे ना, आई प्रॉमिस यू कि तुमको जो भी अचीव करना है ना, उसका 50% भी मैच नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी बोलता हूं, अगर तुम खुद से ईमानदार रहे, जो तुमको अचीव करना है, आई प्रॉमिस यू कि तुम उससे बेटर कर जाओगे। मैं सच में मेरे एक्सपेक्टेशन से बेटर लाइफ जी रहा हूं। मैंने मेरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि 32 ईयर्स ऑफ एज के अंदर मेरे सब चीजें खत्म हो जाएगी, मेरे सभी ड्रीम खत्म हो जाएंगे। इसका सिर्फ एक रीजन है लाइफ में, सिर्फ एक रीजन, कि मैं खुद से ईमानदार था। मैंने गलत भी किया ना, तो भी मैंने खुद को बोला कि मैंने गलत किया, और वो गलती मानने से मैं कभी डरता नहीं हूं। तुम लास्ट बैच के बच्चों को पूछ लो कि दर्शन सर ने कितने कांड किए हैं। मैं फ्रैंकली बोलूं तो मैंने डकैती की है, मैंने चोरी की है, मैंने देसी दारू की भट्टियां चलाई है, मैं मारा पीटी में था, अमरावती में जो गुंडे लोग थे मैं उनके साथ घूमता फिरता था। बट एट एवरी सेकंड ऑफ दिस टाइम आई वाज जेन्युइन टू माई सेल्फ कि मैं जो कर रहा हूं, हो सकता है ये गलत है, मैं इसको चेंज करूंगा। बट दे आई टुक अ डिसीजन कि मैं सीए करूंगा। मैंने इन सब चीजों को लाइन से छोड़ दिया, लाइन से। मेरा 12वीं का फिजिक्स का पेपर था, मैं उधर किसी को तो भी बेसबॉल का बैट लेके मारने जा रहा था। दूसरे दिन घर वाले मेरे को ढूंढने आए कि तेरा फिजिक्स का पेपर है, चल अब घर पे। इट हैपेंड लाइक दिस। ऐसा नहीं मारा, मार भी बहुत खाया। मैं जिस एरिया में रहता था, वहां से 1/2 किलोमीटर के एरिया में पूरा स्लम एरिया था, और मेरे मैक्सिमम दोस्त वही थे। लाइफ ने सिचुएशन ही वैसा रखा, मैक्सिमम दोस्त वही, तो बचपन से वही सीखा। इन द स्टैंडर्ड 4th और 5th आई स्टार्टेड माणिकचंद वगैरह की पूड़िया फोड़ के खाता था। डू अंडरस्टैंड दिस? देयर इज अ सीवियरिटी ऑफ लाइफ। वहां से लेके तुमको नहीं मालूम, आई वॉज अ चेन स्मोकर। मैं दिन की 30 सिगरेट पीता था, 1.5 डब्बा में उठा के पलाड़ करता था। इतनी गंदी आदत लग गई थी कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू टाइप, तो मेरे को जब तक हाथ में सिगरेट ना हो तब तक मैं टाइप नहीं कर सकता था। जब सिगरेट छोड़ी, वहां से लेके 4 से 5 महीने तक के मेरे को टाइपिंग के लिए हाथ में पेन पकड़ के टाइप करना पड़ता था, अदरवाइज मेरे हाथ क्रैम्प हो जाएंगे। मैं वहां से लेके यहां तक आया हूं, यह सिर्फ एक रीजन की वजह से कि मैं खुद से बहुत जेन्युइन हूं। मैंने सिगरेट पिया ना, तो हर वक्त खुद को बोला कि मैं गलत कर रहा है, पर उस वक्त मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मेरे लाइफ सर्कमस्टेंसेस इतने बिगड़ गए थे कि मैं जिंदा हूं, यही मेरे लिए बहुत था। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब वो मैं धुएं के साथ जिंदा रहूं या मैं पानी के साथ जिंदा रहूं, मेरे को सिर्फ जिंदा रहना था। ये अगर मैं खुद से जेन्युइन नहीं होता ना, अभी भी हो सकता है मैं तुम्हारे साथ पढ़ाते पढ़ाते सिगरेट पी रहा हूंगा। इट माइट बी पॉसिबल, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। दिस इज ओनली बिकॉज कि भाई मैंने जो भी किया ना, मैंने उसका गलती माना कि हाँ ठीक है, ये मेरे से गलती हो गया। मैंने डकैती किया, मैंने देसी दारू की भट्टियां सब किया मैंने। तुम जो चीजें इमेजिन नहीं कर सकते, जो क्लास में बोल नहीं सकता, वो भी किया मैंने। आई वॉज द वर्स्ट ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन। तुम 12वीं तक के मेरे को मिलते थे ना, तुम मेरे गली में, मोहल्ले में, मेरे शहर में किसी भी पूछ लो कि ये बंदा आगे जाके सीए बनेगा और सीए का टीचर बनेगा, वो तुम्हारे कान के नीचे बजा के था, और फिर तुम वापस उसको कुछ पूछते थे, दूसरे भी कान के नीचे बजाता था। किसी को भी पूछ लो। यहां तक के रिजल्ट थे मेरे कि मेरे पड़ोसी वालों ने बोल दिया था कि 10th में भी पास नहीं होता। द ओनली रीजन आई एम हियर कि मैंने जो भी गलत किया ना, कि मैं इमीडिएटली एक्सेप्ट किया कि यह गलती है, आई हैव टू शिफ्ट इट फ्रॉम समवन एल्स एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द सॉल्यूशंस। मैं दिन का एक सिगरेट स्मोक नहीं करता अभी। मेरा लाइफ हेल्थ के मामले में बहुत स्ट्रांग है। और तुम जितना दिन में मेहनत कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो दिन में? सवेरे 7 बजे उठते हो, 5:30, सॉरी माय मिस्टेक, अच्छा हाँ 5, उसमें भी भाव करना चल रहा है अभी, वेरी गुड। सवेरे तुम 5 बजे उठते हो, राइट? 7 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक तुम क्लास करते हो, फाइन। 5:30 से 7:30 तुम पढ़ते हो, ठीक है? उसके बाद घर जाके इट्स योर टाइम, चलो 8 बजे तक पढ़ते हो, 8:30 बजे तक पढ़ते हो, फाइन। मेरा शेड्यूल बताऊं मैं? लेट्स हैव दिस। मैं हमेशा बोलता हूं बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम, ठीक है? 10 से 11:15 फाउंडेशन का रिकॉर्डिंग,
घर पे सिस्टम लगा के रखा है, वो उसका कंपनी लॉ, फाउंडेशन में कंपनी लॉ और एलएलपी है ना, और कौन है वी स्मार्ट में पढ़ाने के लिए। तो ये मेरा तुम्हारा 11:40 से लेके 1:30, 2 से लेके 5:30। आज भी देख लेना, आज सीए इंटर का अमेंडमेंट बैच है, 2 दिन पहले सीए फाइनल का बूस्टर खत्म किया, 2 से लेके 5:30 भी नहीं, चलो 5, आणि 5:30 से 9:15, एट लास्ट 9:30 हो ही जाता है वो फाइनल। ठीक है, ये हो गया। 9:30 बजे सर घर जाते होंगे, फिर क्या टेंशन ही नहीं। 9:30 से 10:30 खाना पीना, घर वालों के साथ थोड़ा सा बातें करना, उनको फीलिंग आए कि हमारी घर का आदमी है ये। और 11 बजे से लेके 2 बजे तक के हर रोज नोट्स बनाना, दिस इज हाई टाइम। कल रात को बैठ के सीए अमेंडमेंट के नोट्स बनाए इंटर के, उसके पहले बूस्टर बुक बनाई, तुम्हारे लिए चार्ट्स बनानी, 3 चार्ट रेडी है, और भी चार्ट बनाने हैं, उसका काम चलते रहता है। 2 बजे से लेके सवेरे 5, मतलब 2 बजे से 5 घंटे सोना, सवेरे 7 बजे ऑन। 7 बजे से लेके 8 बजे तक डेली रूटीन, 8 से लेके 9 बजे तक मेडिटेशन, एंड 9 से लेके 10 बजे के बीच में दिन का खाना, दिन में 2 ही बार खाना, सवेरे 9:30 बजे और दोपहर को 5 बजे। ये मेरा डेली रूटीन है अभी इस वक्त। शाम को 9:15 के क्लास में भी आओगे 9:30 के, तो तुमको 9:30 बजे भी उतना ही एनर्जी दिखेगा जितना अभी ये पहले क्लास में तुमको दिखेगा। तुमको लग रहा है तुम बहुत मेहनत कर रहा है, मैं तुमसे आधा मेहनत कर रहा है। करो इसको, तोड़ो। ठीक है, तो कोई तुम्हारे ऊपर सिर पे आफत नहीं बरसी है। जब तुम डिजर्व करोगे सीए बनना, आई डिजर्व टू बिकम अ सीए, ये मेरा शेड्यूल बोलता है। और ये सब चीजें मैं एंथुजियास्टिकली करता है, तुम्हारे जैसे रोते हुए नहीं करता। ठीक है, एंथुजियास्टिकली करता है। शाम को 9:30 बजे तक के एंथुजियास्टिकली, टोटली 9:30 बजे का फाइनल का एक आधा लेक्चर देख लेना तुमने, तुमको लगेगा कि ये बंदे ने दिन भर में 4 क्लासेस लिए, नॉट पॉसिबल। 9:15 बजे भी आवाज जो अभी निकल रहा है वैसा ही निकलेगा, और तुमको भी उतना ही झाप रहा हूं जिनको उतना झाप रहा हूं, सेम। उनको तो और ज्यादा झापता हूं क्योंकि वो फाइनल में, उन्होंने तो गलती करना, उनका 3 घंटे खड़े रहना, एक ही बात है। डेली तुम क्लास में आके देखोगे ना, डेली तुमको 5-10 बच्चे खड़े मिलेंगे, 25 में से 5-10 बच्चे खड़े रहते हैं। फाइनल के बच्चे रिव्यू क्या देते हैं, तू दर्शन खरे का पेन ड्राइव ले ले, लाइव क्लास मत ज्वाइन कर ना, सच्ची। लेकिन जिसको सब्जेक्ट प्रिपेयर करना होता है ना, झक मार के 25 लोग आते ही है, जिसको सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। क्योंकि मैं उनको प्रॉमिस करता है 15 से 20 अक्टूबर बैच खत्म होगी, उस दिन पूरा सब्जेक्ट तुम्हारे हाथ में रहेगा, विथ होमवर्क, विथ क्वेश्चनर, विथ एमसीक्यू, विथ एवरीथिंग, और वो मैं करके देता है। ये मेरा शेड्यूल है, इसको तोड़ना है तोड़ो, और इससे ज्यादा मेहनत करना है करो, तो तुम सीए बनने का डिजर्व करते हो, उसके पहले नहीं। समझ में आया सबको? तो राइट नाउ आई एम द मोस्ट हार्डवर्किंग पर्सन इन दिस क्लास। ठीक है, अब इसको तोड़ सकते हो, कितना तोड़ सकते हो तोड़ो। तुम्हारे पास मार्जिन वैसे भी बहुत कम है, मैं सिर्फ 5 घंटे सोता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास मार्जिन कहां है तोड़ने का, तो मैं सवेरे 7 से लेके 10 बजे तक मेडिटेशन करता है, योगा करता है, और मेरे को दिन भर में जो लेक्चर्स लेने उसका प्रिपरेशन करता है। बस यहां तुमको मार्जिन है 3 घंटे के अंदर, और तुम कितना तोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुमको कम से कम 10 से लेके 10 बजे तक तो टीचिंग है मेरा टेंटेटिवली। सो आई एम वर्किंग 12 आवर्स अ डे। उसके बाद में भी 11 से 2 मैं नोट्स कर रहा हूं, तो टेंटेटिवली आई एम वर्किंग 14 आवर्स अ डे। चलो 11 से 2 नहीं, 11 से 1, आई एम वर्किंग 14 आवर्स अ डे। तोड़ो। क्लियर? जो कल से क्लास वास मिला के 15 घंटा सब कर रहा है, सवेरे 7 से 5:30 तक क्लास है तुम्हारा, तोड़ना है इसको, तो तुमको घर पे कितना मैं घंटा जाके पढ़ना पड़ेगा वो भी बोल दूं मैं, मतलब कैसा कंफ्यूजन ना रहे। नहीं तो तुम सोच लोगे कि नहीं दर्शन सर से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, ऐसा भी ना हो ना। सो 7 से लेके 5:30 तक तुम्हारा क्लास है, दैट इज 1.5 आवर लेस टू 12 आवर्स। मतलब तुम 10.5 घंटे यहां मेहनत कर रहे हो, चलो मैंने इसको काउंट कर लिया पूरा, इसके एडिशन में तुमको सिर्फ 4.5 घंटे मेहनत करनी है। फेयर इनफ? एम आई क्लियर विद दिस? करो, एवरीडे करो, हां अच्छे से, क्योंकि मैं तो कम से कम पिछले 1 महीने से ये कर रहा हूं। हां, पर ये भी है, जब मैं छुट्टी पे हूं तो मैं कॉल भी नहीं उठाता। मैं दिसंबर 20 से छुट्टी पे जाने वाला हूं, जनवरी 20 तक कोई मेरे को कॉल भी करे, मैं कॉल भी नहीं उठाता।
मैं नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा, जो करना है कर लो, पूरी दुनिया डूब जाए मैं नहीं उठाएगा नहीं, उस वक्त फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं घूमेगा, दुनिया घूमेगा, मैं रोड ट्रिप करेगा, मैं जिंदगी जिएगा, मैं कुछ भी करेगा, मैं गटर में पी के पड़ा रहेगा, पर मेरे को कोई कॉल नहीं करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। हाँ, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेरी का होता है कि नहीं भाई दिन से 50 क्वेरी रहती है, बच्चे कॉल करते ही उसका, वो सिर्फ मैं सॉल्व करता हूं कि हाँ दिन का क्वेरी, पर काम मैं नोट्स को देखेगा भी नहीं, मैं नोट्स को छुएगा भी नहीं, मेरे को नोट्स का होता है मालूम है, मैं दर्शन करे ही नहीं है। समझ में आया सबको? तो तुम्हारे पास टारगेट है 4.5 घंटे घर जाके पढ़ने का। जिस दिन तुम ये कर दो उस दिन मेरे को बोलना सर यू आर नॉट द हार्ड वर्किंग पर्सन इन द क्लास, आई एम द हार्ड वर्किंग पर्सन इन द क्लास। मैं उस दिन डिक्लेयर कर देगा कि नहीं भाई ये बंदा मेरे से ज्यादा पढ़ रहा है या ये बंदी मेरे से ज्यादा पढ़ रही है। लेकिन एक दिन नहीं, हाँ 1 महीना, 1 month एटलीस्ट, देन आई विल बिलीव। फेयर एनफ? बोलो हाँ है ना? तो सीए बनने के बाद भी दुनिया बहुत अच्छी नहीं है बेटा। तुमको अगर किसी ने सपने दिखाए होंगे तो गुड मॉर्निंग, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। तो ईमानदार खुद से रहोगे आगे से? हाँ भी नहीं बोल, होप सो। चलो स्टार्ट करते हैं। कल के होमवर्क जमे दोनों के दोनों? एवरीबॉडी यस और नो? चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। और एक बार नेम क्लॉज रिवाइज कर ले, बोलो हाँ है ना? चलो लेट्स गो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मेमोरेंडम के क्लॉजेस कितने होते हैं बच्चों? जोर से बोलो कितने होते हैं? 7। नॉमिनेशन, क्लियर है कंसेप्ट? सो टोटल क्लॉजेस कितने हुए बोले एक बार? 7। पहला क्लॉज कौन सा है? नेम। नेम क्लॉज अप्लाई करने के लिए सेक्शन नंबर सिर्फ 4, एप्लीकेशन का सिर्फ 4। नेम क्लॉज के अंदर पहला पॉइंट INC 1, दूसरा आइडेंटिकल सिमिलर नहीं होना चाहिए, तीसरा ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, सीजी के हिसाब से अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, सीजीएसजी के साथ कनेक्शन। यह नाम अप्लाई करने के बाद आरओसी कितने दिन तक रिजर्व रखता है? 20 डेज। 20 डेज में आपने इनकॉर्पोरेशन करना चाहिए क्या? कंसेप्ट समझ में आया? एक चीज होने के बाद में हम आगे बढ़े थे। नेम अप्रूव हो गया, कितने तरीके से अल्टर हो सकता है? 2। पहला कौन सा? वॉलेंट्री, दूसरा कौन सा? कंपलसरी। वॉलेंट्री अल्टरेशन में कितने पॉइंट्स है? इसी के ऊपर फंस गया आज, यस और नो? पहला पॉइंट कौन सा है? जनरल मीटिंग स्पेशल, दूसरा प्रायर सीजी, तीसरा, चौथा और पांचवा INC 25। क्लियर है? कंपल्सरी अल्टरेशन में कितने हैं? 2। सिमिलर नेम, सिमिलर ट्रेडमार्क। सिमिलर नेम में कितने पॉइंट्स है? 3। कौन से? जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी सोल्यूशन, सॉरी सीजी का ऑर्डर, जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी सोल्यूशन, और कितने महीने में? 3 महीने। इधर एग्रीव्ड पार्टी का एप्लीकेशन, सीजी ऑर्डर, जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी सोल्यूशन, और कितने महीने? 6 महीने। पेनल्टी कितना है? 1000 पर डे, और 5000 से लेके 1 लाख। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? जोर से बोलो सर ना। आज हम जाने वाले हैं नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर, और मैंने कल ही बताया था, अभी तुम्हारा व्यू यह होना चाहिए हर केस में, बहुत अच्छे से ध्यान देना, तुम्हारा व्यू यह होना चाहिए हर केस में कि तुम हर कंसेप्ट को आंसर राइटिंग पॉइंट के नजर से देखो, ठीक है? नॉलेज वगैरह जितना चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ आंसर राइटिंग पॉइंट के हिसाब से देखो। रेडी? लेट्स गो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब गोल कंपनी का, मतलब कंपनी मेन बिजनेस काय में करेगा। कैन यू टेल मी ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? अनलिमिटेड। कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन कौन सा? मेन ऑब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा? एंसिलरी ऑब्जेक्ट, सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। कहना इसे बोलो हाँ है ना? इसके ऊपर ना पूरा थीसिस है। अब बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, मैं आपको शानदार वाली चीज पढ़ा रहा हूं, इफ यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। रेडी? लेट्स गो। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट क्लॉज की, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज मेन ऑब्जेक्ट, सेकंड पार्ट इज सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। मेन और कौन सा बोले एक बार? सप्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल
तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट है अगर एग्रीकल्चर, तो तुम्हारा सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट हो सकता है कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन नहीं सुनना तो? पोल्ट्री फार्म, उसको मराठी में बोलते हैं ना, कितने लोग मराठी मीडियम से पता होगा कुक्कुट पालन, है ना? नहीं पता? फिर पहला कौन सा है बोले एक बार? एग्रीकल्चर। तो दूसरा कौन सा है? पोल्ट्री फार्म। इट इज अ सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। या एनिमल हस्बेंडरी, एनिमल का, अरे एनिमल का वाले बाद से हस्बेंडरी, समझ में आ रहा है सबको? तीसरा आपका और ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे चारा वगैरह निकलता है उसको सेल आउट करना, या फिर उसको फर्मेंट करके कुछ बायो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना। बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट एक होता है, सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर। नो, जैसे आपको पता है शुगर इंडस्ट्री में मेन ऑब्जेक्ट होता है शुगर प्रोड्यूस करना, सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट गुड़ बनाना, मोलासिस बनाना, उसके बाद में जो शुगर केन का, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये बेसिकली सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट क्या है बोले एक बार? शुगर प्रोड्यूस करना। क्लियर है? अगर आप ऑयल मिल में जाओ तो मेन ऑब्जेक्ट है ऑयल प्रोड्यूस करना। सप्लीमेंट्री ढेप, ढेप पता है ना? ढेप नहीं पता? वो जो गाय वगैरह को खाने के लिए देते हैं, वो कौन? सड़की? ओके, ध्यान देना। अच्छा, सर की ढेप। ओके, लेट्स गो। अब बेसिकली देखा जाए तो तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट कुछ और हो सकता है, सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट कुछ और हो सकते हैं। ठीक है? अब बहुत अच्छे से ध्यान देना बच्चों, ये कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट होता है ना, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। और मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट। आप किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल उनके वेबसाइट के ऊपर जाके स्ट्रेट अवे खुद चेक कर सकते हो। ठीक है? इसलिए मैंने आपको उस दिन, अगर आपने देखा होगा तो इन्फोसिस का मेमोरेंडम ओपन करके दिखाया था। सी दिस, अगर इन्फोसिस का मेमोरेंडम प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता तो मेरे पास होता था क्या? ये तुम इन्फोसिस के वेबसाइट पे जाओ या किसी भी कंपनी के कोई भी वेबसाइट के ऊपर चला जाओ, तुमको मेमोरेंडम और आर्टिकल दिखेगा। हम देखेंगे एक बार, 7 क्लासेस खत्म होने के बाद हमको मेमोरेंडम कैसा दिखता है ये भी देखना है। ठीक है? तो ये मेरे पास है, मेरे पास टीसीएस का मेमोरेंडम है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। अगर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता था तो ये मेरे पास कैसे आते हैं? तो बेसिकली एक बात आपने याद रखना जरूरी है बच्चों कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ये कौन से डॉक्यूमेंट से बोले एक बार? जो पब्लिक डॉक्यूमेंट। एंड एनी थर्ड पर्सन who is contracting with a company need to have a knowledge of memorandum and article. इस चीज को प्यार से कहा जाता है डॉक्न। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो, डॉक्न। जोर से बोलो, क्या बोला है? दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। फाउंडेशन वालों ने सुना ये? है ना? सीपीटी में नहीं था, सो नॉट अ इशू, अपन इसलिए देख रहे हो उसको डिटेल में। सो एक बार नाम बोलो शगुन के लिए, क्या है बोले एक बार? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्न। मतलब थर्ड पार्टी ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसको नॉलेज होना चाहिए मेमोरेंडम का, ये इस चीज में बोला गया है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। लेकिन समझो आपने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बाद इफ यू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड एमओए और एओए, एमओए और एओए। फॉर एग्जांपल कंपनी के मेन बिजनेस में ऑब्जेक्ट लिखा था कि कंपनी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। काय में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर। और ऐसे सिचुएशन में अगर कंपनी का मेन बिजनेस एग्रीकल्चर है और आपने बियॉन्ड एमओए काम किया, फॉर एग्जांपल आपने बियॉन्ड वर्क किया ऑटोमोबाइल बनाने का, ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर का कोई संबंध है क्या? तो आपने ऑटोमोबाइल बनाने का काम किया, ऑटो पार्ट्स बनाने का काम किया, यू आर वर्किंग अगेंस्ट योर ऑब्जेक्ट, नॉट अगेंस्ट एटलीस्ट, बट यू आर वर्किंग बियॉन्ड योर ऑब्जेक्ट। तो बोला जाता है ऐसा कोई भी अगर आप काम करोगे विच इज बियॉन्ड एमओए विल बी वॉइड एब इनिशियो, विल बी वॉइड एब, क्या बोले एक बार उसे? इनिशियो। और इस चीज को बोला जाता है डोव। क्या बोला जाता है? डोव। जोर से बोलो, क्या बोला जाता है? डोव। डोव का मतलब होता है डॉक्ट्राइन ऑफ
अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा क्या बोले उसे, मतलब ओरिजिनल मेमोरेंडम आर्टिकल के खिलाफ जाओ तो ऐसे सिचुएशन में तुमको डॉकनो और डोऊ लग जाएगा। डॉकनो इसलिए क्योंकि तुमको मेमोरेंडम का नॉलेज होना चाहिए, डोऊ इसलिए क्योंकि तुमने उसके बियॉन्ड काम किया। ये मैंने मेरे मन से नहीं लगाया, ना ही ये किसी सेक्शन में लिखा है। ये जहां लिखा है ना, उस केस का नाम है एशबरी रेलवे एंड कैरियज कंपनी। हालांकि कुछ लोग इसको एशबरी रेलवे कंपनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो हम एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिची। कौन बोले एक बार, रिची। रिची रिच मालूम, बचपन में आता था कार्टून, बम पैसा होता था उसके, और तुमने बचपन से यही सपना देखा। हाँ यार, बोलो हाँ है ना। सो एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस क्या बोले एक बार से, रिची। ये केस में क्या हुआ था, मैं आपको सिंपली बोलूं तो थोड़ा सा इस केस के लिए एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। आ जाओ बोर्ड के ऊपर, आई विल जस्ट शो यू द पीपीटी। पूरा ध्यान बोर्ड पे, ठीक है, कंसंट्रेट करना अच्छे से। इस केस में क्या हुआ था, एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी में, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। रेलवे कंपनी थी एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयन कंपनी, जिसका मेन ऑब्जेक्ट था क्रिएटिंग रेलवे वैगॉन्स। अब देखो बहुत मार्जिनल डिफरेंस है जो किया और जो ऑब्जेक्ट है उसमें। मेन बिजनेस था रेलवे वैगॉन मैन्युफैक्चर करना, अलग अलग रेलवे इंजिन वगैरह बनाना, ठीक है, ठीक है ऐसी, ठीक है हाँ। सो अलग अलग रेलवे इंजिन वगैरह बनाना कंपनी का मेन बिजनेस था। पर कंपनी ने क्या किया, खुद तो रेलवे वैगॉन मैन्युफैक्चर करती ही थी, पर साथ साथ में कंपनी ने फाइनेंस देने की बात की। क्या करने की बात की, फाइनेंस। मिस्टर रिची को, जो कंपनी को सेल करने के लिए और ज्यादा वैगॉन्स बनाएगा। क्लियर है, कंपनी का मेन बिजनेस क्या था, वैगॉन्स बनाना, मतलब रेलवे के डब्बे बनाना इन शॉर्ट। पर कंपनी ने फाइनेंस किया रिची को कि भैया रिची और ज्यादा वैगॉन्स बनाएगा और वो वैगॉन्स कंपनी को सप्लाई करेगा या सेल करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी का मेन बिजनेस वैगॉन मैन्युफैक्चर करना है या फाइनेंस करना है? वैगॉन मैन्युफैक्चर करना है या फाइनेंस करना है? वैगन मैन्युफैक्चर करना है, बोलो हाँ है ना, जोर से बोलो ऐसा नो। पर कंपनी क्या कर रही है, फाइनेंस। पर सर फाइनेंस तो उसी बात के लिए कर रही है ना जो उसका मेन बिजनेस है। बेटा फाइनेंस फाइनेंस होता है, आप मेन बिजनेस के लिए करो या आप सप्लीमेंट्री बिजनेस के लिए। और वैसे भी अगर आप फाइनेंस करो तो एक काम करो ना, फ्रूट मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइनेंस करो। तो तुम तुम्हारे मेन बिजनेस के लिए फाइनेंस कर रहे हो किसी और को, तो तुम पागल हो, तुम एक और कॉम्पिटिटर खुद ही का मार्केट में क्रिएट कर रहे हो। तो ये चीज तो और भी बुरी हो गई। तो तुम जो मेन ऑब्जेक्ट कंप्लाई कर रहे हो, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट कंपल्सरी कि भैया आपने उसके लिए फाइनेंस करना चाहिए। नहीं, आपने एक्चुअली फाइनेंस बिजनेस में घुसना ही नहीं चाहिए। आपका मेन बिजनेस है वैगॉन मैन्युफैक्चर करना। हां, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो दैट इज अ डिफरेंट टास्क, क्योंकि हर कंपनी इन्वेस्टमेंट करता है। पर आप किसी को फाइनेंस कर रहे हो बिजनेस में जो आपके जैसा ओन बिजनेस कर रहा है, दिस इज ऑल्सो बियॉन्ड एमओए, बिकॉज तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट वैगन बनाना है, फाइनेंस करना नहीं। अल्टीमेटली रिची को फाइनेंस मिल गया। बाद में कंपनी के मेंबर्स ने टेंशन ले लिया, बोले यार ये रिची को हमने फाइनेंस दे दिया पर ये तो हमारे मेमोरेंडम के खिलाफ है, इसलिए कंपनी ने रिची से पैसा वापस मांगा। रिची बोले मैं नहीं देता, कंपनी ऐसे नहीं देता, पड़ेगा। केस गया कोर्ट में। कोर्ट में जज साहब साइड में दीदी, ठीक है, कंपनी ने रिची के ऊपर केस कर दिया। पिटिशनर कौन है, कंपनी। डिफेंडेंट कौन है, रिची। कंपनी बोलती है हमने इस बंदे को फाइनेंस किया, ये हमारे मेमोरेंडम के खिलाफ है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ab initio, हमारा फाइनेंस हमको वापस करो। रिची बोलता है माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, ये जो मेन बिजनेस करते हैं वैगॉन मैन्युफैक्चर करना, इसी के लिए उन्होंने मुझे फाइनेंस किया है। बिजनेस मैच होता है, तो ऐसे कैसे मैं इनको फाइनेंस वापस कर दूं? मैंने इनसे मिले हुए फाइनेंस से फैक्ट्री सेटअप की है, वैगॉन बनाना शुरू किए, मेरा बिजनेस अभी चल पड़ा है, मैं बिजनेस बीच में छोड़ के इनको फाइनेंस वापस नहीं कर सकता। कंपनी बोलती है जो बात है इसका बिजनेस चले ना चले हमको कोई लेन देन नहीं, बट कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज वॉइड ab initio, इमीडिएटली फाइनेंस वापस मिलना चाहिए। माय लॉर्ड, हमें तुमसे जस्टिस चाहिए। बीच में माय लॉर्ड, कैसा चलेगा दीदी, ये क्या चल रहा है, क्या कैसे लोगे ये? फिर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जो जिंदगी भर के लिए सभी इंटर के बच्चों को टॉर्चर करने के लिए आ गया। बोले डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस,
जज बोलता है आज से हम अप्लाई करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। दोनों जज की तरफ देखते हैं, ये क्या है? हमने तो डिसीजन मांगा था, पागल हो गया जज। बोले डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है? दोनों पूछते हैं क्या है? बोले थर्ड पार्टी जब कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कंपनी के मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट लिखे उसके हिसाब से करेगा। कंपनी खुश हो गई, अरे वाह। पर फाइनेंस अभी तक वापस नहीं मिला। जज ने दूसरा बोला, बोले एक और डॉक्ट्राइन है। बोले कौन सा? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। बोले कौन सा वायरस? वो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा। बोले ये क्या नया? बोले जो थर्ड पार्टी कंपनी के साथ में बियॉन्ड एमओए वर्क करेगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वाइड एब इनिशियो। रिची को टेंशन आ गया, बोलिए ना इंसाफी है, ये ऐसे नहीं चलेगा, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। जज बोला यही सुप्रीम कोर्ट है, तो यही है, इसके आगे भगवान के पास जाना पड़ेगा। रिची गलत है। जज बोले देख मानना है तो मान, नहीं मानना है फिर भी मानना। बोले जितना रोना है रो ले, जितना फाइनेंस दिया है कल के कल में वापस करना, कल वापस नहीं करता है तो पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ वापस करना। अल्टीमेटली रिची से पूरा फाइनेंस वापस लिया गया और केस डिसाइड हुआ एशबरी रेलवे कैरियर्स कंपनी के पक्ष में कि भैया ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो मेमोरेंडम के खिलाफ हो, भले ही कंपनी गलती से उसमें एंटर कर चुकी हो, गलती से, यहां कंपनी गलती से एंटर की, बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कि उसने मेमोरेंडम में झांक के कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। क्या करके? मेमोरेंडम में झांक। क्या कॉन्ट्रैक्ट लिखा? अच्छा ऐसा है तो यही कॉन्ट्रैक्ट करना। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। ये था आपका केस एशबरी रेलवे कैरियर्स कंपनी वर्सेस केवल एक बार से रिची। यहां तक समझ में आया बच्चों? अरे पक्का आ रहा है क्या समझ में? तो मुंडी उंडी जो को स्ट्रेट बैठो। अब हम लेवल 2 पे जाएंगे। लेवल नेक्स्ट पूछो क्या? ये डॉकनो और डऊ के बाद एक और हादसा हो गया। डॉइम। जोर से बोलो क्या हुआ? डॉइम। व्हाट डू यू मीन बाय डॉइम? द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बहुत अच्छे से ध्यान देना बच्चों, ये समझ में नहीं आया ना तो पूरे डॉक्ट्राइन्स गए काम से। रेडी? बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है पता है? बताओ, सुनोगे अच्छे से? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने बादलों में, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने बादलों, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की कड़कती हुई बिजलियों में। कैसी बिजलियों में? सो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के, बोलो सब जन, काले घने बादल। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की कड़क, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की पहली किरण। समझ में आ रहा है सबको? है ना? किरण मालूम है ना तुम्हें? बोलो है ना? सो बोलो सब जन, क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के? डॉक्ट्राइन ऑफ, अरे गलत हो रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के रहे, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की पहली किरण, सूरज की पहली का किरण है। सर क्या पढ़ाते हो तुम? कैसी हरकत है तुम्हारी? मैं नहीं, मैं यह बोला ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, यह बोला है आरबीबी वर्सेस टर्कॉन्ड। सर ये आरबीबी क्या है? सर आरबीबी, अरे आरबीबी, अरे रॉयल ब्रिटिश बैंक, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस, ये टर्कॉन्ड का टर्कॉन्ड ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। सर ये टर्कॉन्ड क्या है? बेटा नाम है। सर ऐसा कौन नाम रखता है? आपने केस लॉस के नाम देखना, अजीब नाम वाले ही केस लॉ बनते हैं। तुमको ऐसा कभी केस लॉ नहीं दिखेगा रमेश वर्सेस सुरेश ना, कुछ तो भी भारी का नाम रहेगा तभी केस लॉ बनेगा।
समझ में आ रहा है? सो एक बार केस का नाम लो, क्या है? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन। अभी पता है केस क्या हुआ था? सुनोगे? सुनोगे? पक्का सुनोगे? ऐसा हाथ लो, ऐसे हाथ की कटोरी करो। क्या बचे नहीं रहा? कटोरी के ऐसे कान के पीछे लगाओ और अच्छे से सुनना मैं क्या कह रहा है। अरे अरे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम कान के पीछे लगाओ। जो कान के पीछे लगाएगा मैं कान के नीचे लगाएगा, याद रखना। सो जल्दी खबर, हाथ रख की जेब में, हाथ में। हाँ अरे एक ही हाथ, दोनों की नहीं, एक ही हाथ की। ठीक है, लेट्स गो। सो रॉयल ब्रिटिश बैंक, अच्छे से सुनना, अच्छे से। रॉयल ब्रिटिश बैंक के ये रॉयल ब्रिटिश बैंक के ये में लिखा था कि रॉयल ब्रिटिश बैंक अगर बॉन्ड इशू करना चाहती है, बॉन्ड मतलब जेम्स बॉन्ड नहीं, बैंक अगर बॉन्ड इशू करना चाहती है, काइंड ऑफ डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? डिबेंचर। और बैंक अगर किसी थर्ड पार्टी को बॉन्ड इशू कर रही है, तो बॉन्ड इशू करने के लिए बैंक ने बोर्ड मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन पास करना चाहिए? ऑर्डिनरी। टर्कॉन बैंक के पास आया, टर्कॉन ने एओए के अंदर झांक के देखा, अरे इसमें तो बोर्ड रेजोल्यूशन लिखा है। टर्कॉन बोले ठीक है, कोई बात नहीं। टर्कॉन ने बकायदा बैंक के बॉन्ड्स के लिए अप्लाई किया। बैंक के एक डायरेक्टर ने टर्कॉन को बॉन्ड सेल कर दिए। बॉन्ड क्या कर दिए? सेल। और टर्कॉन ने अज्यूम कर लिया कि हां बैंक ने इंटरनल प्रोसेस किया ही होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया ही होगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? टर्कॉन ने अज्यूम कर लिया। कुछ दिनों बाद बैंक ने टर्कॉन के ऊपर केस कर दिया, बोले बॉन्ड वापस चाहिए। टर्कॉन बोले क्यों? बोले तुमने शायद एओए पढ़ा नहीं, हमारे एओए में लिखा है कि बॉन्ड परचेस करने के लिए बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। टर्कॉन बोले मैंने पढ़ा था। बोले पढ़ा था तो फिर तुमने लिया क्यों? बोले मैंने अज्यूम कर लिया कि तुमने बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया। बैंक बोले हमने नहीं किया, बॉन्ड इधर ला। टर्कॉन बोले क्या पागलपन है, ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है, तुम कंपनी के अंदर रेजोल्यूशन पास करते हो नहीं करते हो, क्या मिट्टी खाते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम। मेरे को बॉन्ड मिले तो मैं ऑब्वियसली एज अ परचेसर अज्यूम करूंगा, मैं थोड़ी ना कंपनी के इंटरनल मीटिंग में आके बैठ के देख सकता हूं कि नहीं भाई तुम रेजोल्यूशन पास कर रहे क्या। मेरे को नहीं मालूम तुम क्या कर रहे हो, तुम कंपनी के अंदर हो, दरवाजा बंद है, दरवाजे के अंदर क्या चल रहा है मेरे को क्या मालूम। मैं नहीं बोल रहा, मैं हाँ ये नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? बैंक बोलिए हमको नहीं मालूम, हम दरवाजा बंद करें नहीं करें हमारा प्रॉब्लम, लेकिन हमने बोर्ड रिजोल्व, अरे तो बैंक बोले हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं किया, तेरे को बॉन्ड नहीं मिलेंगे। टर्कॉन बोले मैं केस कर दूंगा, बैंक बोले कर दे, दो नो जज के पास। क्या बैंक बोलती है जज साहब बॉन्ड देने के लिए हमने बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, पर हमने बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया। हमने बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं किया तो इसको बॉन्ड कहां से देगा? टर्कॉन बोलता है जज साहब बैंक ने बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं किया, इसमें मेरी क्या गलती? ये रेजोल्यूशन पास करते हैं नहीं करते हैं, बोर्ड बैठते हैं नहीं बैठते हैं, मीटिंग होती है नहीं होती है, नोटिस देते हैं नहीं देते, डायरेक्टर आते हैं नहीं आते, ये सब दरवाजे के अंदर हो रहा है। अब दरवाजे के अंदर की चीजें मैं कैसे लिखूं? एक तो मेरे को अलाउ करो कि मैं दरवाजा खोल के अंदर आ सकूं, नहीं तो मेरे को अज्यूम करने दो। जज साहब बैठे, दीदी की तरफ, दीदी कैसी बातें कर रही है दरवाजे के अंदर, ये कैसी बातें हैं? फिर बैंक को पूछता है जज साहब, बोले तुम दरवाजा खोलोगे टर्कॉन के लिए? मुझे एक बात बताओ, बैंक इंटरनल अफेयर्स के लिए टर्कॉन के लिए दरवाजा खोलेगी क्या? नहीं, इससे तो पूरी सीक्रेट इंफॉर्मेशन टर्कॉन के हाथ में आ जाएगी। अबे सीक्रेट बोला, प्राइवेट नहीं, ठीक है? इससे पूरी सीक्रेट इंफॉर्मेशन टर्कॉन के हाथ में आएगी। मुझे होता थर्ड पार्टी के हाथ में कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लगना सही है गलत है? लगना चाहिए क्या? कैसा लगेगा तुम्हारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी के हाथ में आ गई? डायरेक्ट फील आएगा। हाँ, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया थर्ड पार्टी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में ना ही पड़े तो बेटर है, और इसलिए कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच में दरवाजा हमेशा होगा। इट इज इंडोर मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर जितनी भी प्रोसेस बोली है वो अज्यूम्ड है, वो अज्यूम्ड है। फिर बैंक ने पूछा कि तुम दरवाजा नहीं खोलोगे? क्यों?
तो बोले अगर तुम इंटरनल प्रोसेस कर रहे हो, टर्कॉन को कहां से पता चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, टर्कॉन पर कंपनी बोलती है, पर जज साहब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि भैया उसको एमओए का नॉलेज होना चाहिए। जज पूछता है टर्कॉन से, तेरे को एओए का नॉलेज था, बोर्ड रेजोल्यूशन के बारे में पता था? टर्कॉन बोलता है हाँ। दूसरा जज साहब एमओए के खिलाफ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड होगा। टर्कॉन को पूछते हैं ये तो कॉन्ट्रैक्ट इसके खिलाफ है, एमओए के खिलाफ, उसमें तो बोर्ड रेजोल्यूशन लिखा है। टर्कॉन बोलता है सर मैंने मना कहां किया कि बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं लिखा है? मैं तो बोल रहा हूं बोर्ड रेजोल्यूशन लिखा है, पर मुझे चेक कहां करने मिला? ये तो कंपनी ने अंदर के अंदर पास कर दिया होगा या नहीं किया होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि इन्होंने पास किया नहीं किया? मेरे को अगर बॉन्ड बेचे गए तो मैं तो अज्यूम ही करूंगा ना कि भैया इन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया। जज साहब बोलते बात तो सही है, सही, तुमको क्या लग रहा है नहीं है? क्या तुम किसी भी थर्ड पर्सन को इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व होने दोगे? जोर से बोलो एक बार। नहीं, इस फेवर में, इस सिचुएशन में डिसीजन गया किसके फेवर में? टर्कॉन। और टर्कॉन का बॉन्ड का सेल क्या माना गया? वैलिड। देखो देखो, नहीं। आप अगर गौर से देखो, गुस्से से देखो जरा, मेरे को नहीं, जो लिखा है बोर्ड पे उसको देख रहे हो गुस्से से, बोलो हाँ है ना। ये दो चीजें डॉकन और डाउ, ये बड़ा कंपनी के फेवर में है। किसके फेवर में है? कंपनी के। पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट थर्ड पार्टी के फेवर में। तो जब थर्ड पार्टी के लिए डॉकन के काले घने बादल और जब थर्ड पार्टी के लिए डो की कड़कती हुई बिजलियां आती है तो उसके लिए सूरज की पहली किरण सिर्फ क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। समझ में आया? बोलो हाँ है ना। अरे जोर से बोलो सर। नो, आइडिया पक्का क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? सो एक बार मुझे वापस बोलो, पहले केस का नाम क्या था? एशबरी रेलवे एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। और दूसरे केस का नाम क्या था? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन। इसको टर्कॉन रूल से भी जानते हैं, इसको टर्कॉन रूल का भी नाम दिया जाता है, ये बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है? नाउ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन और एशबरी। एशबरी में कितने रूल्स बोले हैं? दो। पहला कौन सा? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब क्या बच्चों? कि थर्ड पार्टी को मेमोरेंडम और आर्टिकल का नॉलेज होना जरूरी है। बोलो बेटा, बोलो बोलो, बोलोगे तो याद रहेगा। और डो में क्या बोला है? अगर कोई भी एक्ट किया बियॉन्ड एमओए और एओए तो क्या हो जाएगा? वॉइड। लेकिन इन दोनों का एक्सेप्शन क्या है? डॉइम। डॉइम क्या कहता है? अगर कोई इंटरनल प्रोसेस है तो थर्ड पार्टी अज्यूम कर सकता है कि इंटरनल प्रोसेस हो गया और थर्ड पार्टी प्रोटेक्ट हो जाएगी डॉइम में। आइडिया क्लियर है बच्चों? बोलो हाँ है ना। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? बोलो यस और नो। तो ये चीज को अच्छे तरीके से कोट कर लो रजिस्टर में। गो फॉर इट फास्ट। आज डीटी की क्लास है क्या तुम्हारी? हईज क्या? आज का डे कौन सा है? संडे को क्लास नहीं लेना चाहिए यार, ये गलत है संडे को क्लास लेना। ये छुट्टी चाहिए तुमको? 1:30 बजे के बाद मेरे तरफ से छुट्टी। सच्ची में। अब फिर विजय सर क्या देते मेरे को नहीं मालूम। हाँ, तुम 1:30 बजे तक लिखोगे मतलब नहीं इसको?
लिखने के लिए ऐसा स्पेसिफिक समय डिसाइड कर लेना चाहिए अपन ने। बुक देना मुझे एक मिनट। चलो डन। स्क्रॉल करूं।
चलो डन एवरीबॉडी। बच्चों हो गया? बोलो हाँ। ओके मुझे एक बार वो सेंटेंस बोलो वापस से। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के सब एक्शन करेंगे, एवरीबॉडी एक्शन करेंगे। रेडी? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के इधर मैडम एक्शन करनी है सबने। रे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के मक्खियां नहीं हकालनी है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव काले घने बाद में वापस से डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के उधर पत्रिका छापू क्या अभी? लेट्स गो। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की पहली कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना? अरे जोर से बोलो हाँ है ना? पर किरण ने धोखा दे दिया। सच्ची मैंने कुछ नहीं किया। किरण ने क्या दे दिया? मतलब यहां डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को भी एक्सेप्शन है। ओ माय द गॉड्स। अब नया एक नहीं बहुत सारे भगवान, 33 करोड़ देवी देवता है, सबको याद करना पड़ेगा है ना? ओ माय द गॉड्स। पूछो कैसे? जोर से पूछो कैसे? उधर लास्ट बेंच वाले जो सब जन ध्यान नहीं दे रहे वो बोर्ड पे ध्यान दो, पेन नीचे रखो। साइड वाले का नहीं, अपना ध्यान देना। सो एक्सेप्शन पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, ये समझ में नहीं आएगा अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है एवरीबॉडी? है रिका में लेट्स गो। सबसे पहली बात बहुत अच्छे से ध्यान देना, डॉक्न और डोउ का एक्सेप्शन डॉइम है। यहां डॉइम को भी एक्सेप्शन है और डॉइम के एक्सेप्शन 3 है। अगर थर्ड पार्टी को इंटरनल प्रोसेस के डिफॉल्ट का नॉलेज है, इंटरनल प्रोसेस के डिफॉल्ट का नॉलेज है। फॉर एग्जांपल रॉयल ब्रिटिश बैंक ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया, ये ऑलरेडी टर्कॉन को पता चल गया था, बट फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो टर्कॉन को बेनिफिट मिलना चाहिए क्या? ये मैं नहीं बोल रहा, ये लॉ नहीं, ये मोरिया बोल रहा है। मोरिया, मोरिस वर्सेस केनसेन, मोरिस वर्सेस केनसेन। बोला मोरिया केनसेन कहां है? बोलो क्या बोलना है? मोरिया केनसेन कहां है? ठीक है, कंसे कहां है तुला नॉलेज आलं? बोलो मोरिया कंसे कहां है तुला नॉलेज आलं? समझ में आ रहा? अरे बोलो ना हाँ ना। या तो फिर दूसरा, तीन बार धोखा देती है। हाँ किरण 3 बार धोखा देती है। सो पहला अगर क्या आ गया बोले एक बार उसे नॉलेज, दूसरा निग्लिजेंस। अगर निग्लिजेंस किया तो धोखा तो देगी ना? बोलो हाँ है ना? सो निग्लिजेंस, और निग्लिजेंस ये मैंने नहीं बोला, ये बोला है अंडरवुड। अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल। अंडरवुड वर्सेस क्या बोले एक बार? बैंक ऑफ लिवरपूल। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल। और आपको एक और बात बोलूं, मोरिया कंसेका सोबत एक और केस था, उसका नाम बहुत ही अजीब है, देवी डिट्टा। हाँ सच्ची में, देवी डिट्टा माल। अभी मैं क्या करूं? देवी डिट्टा माल वर्सेस बैंक ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब मेरे को ये पूरा, आपको बताऊं, ये पूरा मेरे को पूरा पढ़ के मेरे को ये लगता है ना, बैंक्स को कुछ काम ही नहीं बचा जिंदगी में।
रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन, डेविड डिट्टा माल वर्सेस एसबीआई, इधर अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल। तीन बैंक एक ही कंसेप्ट में, क्लियर है। इसके बाद में और अच्छा, मैंने कितने बार धोखा दिया बोलती किरण? 3 बार। तो पहला कौन सा हुआ? नॉलेज। दूसरा कौन सा हुआ? निगलेजेंस। और तीसरा है फॉर्जरी। तीसरा क्या है बोले एक बार? फॉर्जरी। और इसके लिए जो केस है वो तो बहुत ही बेकार है। रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगाल। ग्रेट मतलब देखो, पेन भी नहीं मान रहा है इसी हरकतें लिखने के लिए। तो रूबेन वर्सेस क्या बोला एक बार? ग्रेट फिंगाल कंसोलिडेटेड। ठीक है, सो एक बार सब जन बोलो क्या है? रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगाल मतलब आदमी केस लॉ का नाम रखते रखते निपट जावे पर याद ना आवे। क्लियर है? उधर बेटा दोनों लोग जो बातें कर रहे हैं, ध्यान, ठीक है। सो रूबेन वर्सेस ग्रेट, हाँ तुम दोनों, हाँ बस तुम ही दोनों, बस हाँ, जो अभी एक दूसरे की तरफ नजरों में नजरें डाल के देखे वही, ठीक है। सो रूबेन वर्सेस क्या है बोले एक बार? ग्रेट फिंगर। अभी बोला हाँ, अभी भी नजरें डाल रहे हो, अबे क्या शर्म है क्या? दो, अच्छा 2 लड़के, हाँ मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आता। अच्छा आप पहले बात कर रहे थे, फिर मैंने बोला तुम दोनों बात मत करो एक दूसरे की तरफ। ऐसी हरकत है तुम्हारी। लेट्स गो। सो एक बार केस के नाम, सबसे पहला नॉलेज। एवरीबॉडी मुझे एक बार डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पूरा वापस से बोलो। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने बादल दिखाने हैं। ये कौन से बादल है तुम्हारे? अरे कैसे लोग हैं भाई? क्या चल रहा है? ये लड़के लड़कों से बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे कर, क्या चल रहा है? हे मां, वापस से डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के थोड़ा सा हार्ट टेबल से उठा ले जिंदगी में। अरे कैसे, मतलब हर चीज बोलूं क्या अभी? ओ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस काले मां कसम, वापस से क्या है बोले एक बार? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की पहली किरण है। और किरण ने क्या दे दिया? पहला क्या है? नॉलेज। मोर्या कंसन काय तुला नॉलेज आलं? बोलो सब जन, क्या है? मोर्या कंसन काय तुला नॉलेज आलं? क्लियर है? दूसरा क्या है? निग्लिजेंस। अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल। क्लियर है? बैंक्स को काम ही नहीं है। और ये भी याद रखना, डेविड डिट्टा माल वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अरे ध्यान दो। और तीसरा क्या है? फॉर्जरी। फॉर्जरी में क्या है? रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगाल। कंसोले समझ में आ रहा है सबको? अब ये निग्लिजेंस क्या है, जरा इनको लॉजिकली समझना। निग्लिजेंस मतलब व्हाट डू यू मीन बाय निग्लिजेंस? निग्लिजेंस का बहुत सिंपल मतलब है कि नॉर्मल कॉमन सेंस से टर्कॉन्ड पता कर सकता था कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं किया है। नॉर्मल कॉमन सेंस है, 2-3 डॉक्यूमेंट मानता था, हो सकता था उसको समझ जाए। और ऐसे हिंट भी कंपनी ने के डायरेक्टर ने दिए थे कि कुछ भैया पास नहीं किया है, बट टर्कॉन्ड निग्लिजेंटली इग्नोर्ड इट। देखेंगे। सो व्हेन यू डू अ निग्लिजेंस और आप प्रॉपर रैशनल डिसीजन नहीं लेते तो आपके फेवर में डिसीजन नहीं आ सकता। यू मेड अ निग्लिजेंस, टर्कॉन्ड को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। और फॉर्जरी, भाई फॉर्जरी तो बहुत डेंजर है। आपको बताऊं, मुझे बताओ आर्टिकल में क्या लिखा था? बोर्ड मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? इसमें से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था एक्स। एक्स पता है इन सबको? याद आई? आई क्या याद? ठीक है, सेंटीमत होना, ठीक है। किरण, हाँ किरण ने धोखा दिया ना, किरण एक्स हो गई। हाँ सो ये जो एक्स है ये एक डायरेक्टर था सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से। एक्स ने क्या किया? बोर्ड रेजोल्यूशन लिया और बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, इसलिए चेयरमैन की साइन कॉपी कर दी। किसकी साइन कॉपी कर ली? चेयरमैन की साइन फॉर्ज कर ली। क्या कर ली? फॉर्ज। और ये चीज उसने किसको दे दी? टर्कॉन्ड। जोर से बोलो, किसको दे दी? टर्कॉन्ड। इसलिए टर्कॉन्ड अज्यूम कर बैठा कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है। इसमें टर्कॉन्ड की कोई गलती है क्या? पर आपको एक बात बोलता हूं, सच्ची में टर्कॉन्ड की गलती हो या ना हो,
फॉर्जरी इज ऑलवेज अ नल। भले टर्कॉन को बेनिफिट देना हो नहीं देना हो फर्क नहीं पड़ता, फॉर्जरी इज अ नल। फॉर्जरी नल मतलब फॉर्जरी का कोई भी इफेक्ट नहीं आता अगर सिग्नेचर फॉर्ज की है। किसको बेनिफिट मिले किसको ना मिले, कौन प्रोटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे फॉर्जरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्जरी हमेशा वॉइड है, हमेशा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे के फॉर्जरी ये वो नल है जिससे पानी नहीं आता। बोलो एक बार सब जन, फॉर्जरी ये वो नल है, फॉर्जरी ये वो नल है जिससे पानी। तो फॉर्जरी इज ऑलवेज इनवैलिड। ऑलवेज मतलब ऑलवेज, ऑल द टाइम। आप किसी भी लॉ में जाओ, किसी भी सिचुएशन में जाओ, किसी भी सेक्शन में जाओ, वेयर देयर इज अ वर्ड फॉर्जरी इट इज नल। मतलब समझ में आया? बोलो एक बार, फॉर्जरी है वो जिससे पानी। अब सर इसमें क्या होगा अगर डायरेक्टर ने अगर सच में साइन कॉपी किया है चेयरमैन का, तो सर टर्कॉन की तो कोई गलती नहीं है ना सर, टर्कॉन की क्या गलती? तो ऐसे केस में टर्कॉन चाहिए तो डायरेक्टर से कंपेंसेशन क्लेम करेगा, कंपेंसेशन मिलेगा, पर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा क्योंकि फॉर्जरी का इलीगल इफेक्ट होता ही नहीं है। क्लियर है? हां, इन दिस केस में ये लिख सकता हूं, यू कैन क्लेम अ कंपेंसेशन, यू कैन क्लेम क्या बोले बाद उसे, कंपेंसेशन। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? पर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो पाएगा क्या? नहीं। तो ये है किरण के धोखा देने के 3 तरीके। पहला कौन सा? नॉलेज। नॉलेज के लिए किसका नाम बोलो? मोरा। कंसा काय नॉलेज आलं तुला निग्लिजेंस में? अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल, कंसेप्ट समझ में? और तीसरा फॉर्जरी, रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना? एक बार मुझे सब बोलो, सब चाहिए मेरे को, सब, एवरीथिंग। क्योंकि आपको पता है, आपको पता है इसके बाद आपको इसका आंसर राइटिंग करना है। स्टार्ट करें? रेडी, लेट्स गो। क्या है? हाँ अरे आज संडे है ना? ओ माय गॉड। हाँ कौन? डॉक्टर नो कंस्ट्रक्टेड नोटिस के पिंक टी शर्ट। कैसे एक्शन ऐसे एंथुजियास्टिकली करो, दोनों हाथों से किए तो भी चल जाएगा। ठीक है? डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के, डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस की, डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की पहली। काका काका किरण है, और किरण ने क्या दे दिया? कितने केसेस में धोखा देती है? पहला नॉलेज, मोरिया कंसा काय नॉलेज झालं। दूसरा निग्लिजेंस, अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवर। और तीसरा फॉर्जरी है वो नल है जिससे पानी। केस का नाम रूबेन वर्सेस, हाँ ये एंड तक पहुंच जाओ तो भी काफी है, रूबेन वर्सेस कंसोलिडेटेड। आइडिया क्लियर है? याद हो गया? अच्छा पहले 2 केसेस का नाम क्या था? पहला एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची, दूसरा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस। याद हो गया पक्का? लिख पाओगे अच्छे से? पहले इस चार्ट को कंप्लीट कर लो, फिर मैं बताता हूं तुमको कब तक क्या लिखना है। गो बॉडी पार्ट। आज विजय सर पक्का एक्स्ट्रा लेने वाले तुम्हारा, बोला क्या ऑलरेडी? मैं नहीं लूंगा, मेरा ऑलरेडी 2 बजे इंटर का अमेंडमेंट बैच है।
क्या? चलो डन एवरीबॉडी, झालं का? डन एवरीबॉडी, चलो यहां पे आपके डॉक्ट्राइन्स होते हैं खत्म। आगे बढ़े बच्चों, इसका आंसर राइटिंग करेंगे ना अभी अपन। क्या हुआ? अच्छा सॉन्ग ही सुनना है नहीं तुमको? कितना ना टाइम पास एकदम जिंदगी में फिक्स। आगे इसका आंसर राइटिंग घर से करके लाओगे? पक्का? पॉइंट्स बोल दूं, याद रखना, ठीक है? समझो पहले पॉइंट सीखते वक्त। बाद में मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो पॉइंट बोलते वक्त ध्यान नहीं देते और बाद में एब्रप्ट कुछ तो भी लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है? आई वांट एंटायर कॉन्सेंट्रेशन, लास्ट सेकंड बेंच, ग्रीन टी शर्ट, ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए मेरे को हर बंदे का, क्योंकि तुमको ये पॉइंट समझ में नहीं आए तो तुम लिख नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 1, कंपनी के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक मेन सब पॉइंट ए, एक एंसिलरी सब पॉइंट बी, ठीक है? ये हो गया 2, ये पहला पॉइंट। हाँ, फिर पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लेन डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है थर्ड पार्टी को एमओए एओए का नॉलेज होना चाहिए, बस एक लाइन में, दैट्स इट। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मींस थर्ड पार्टी को एमओए एओए का नॉलेज होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस मतलब कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड एमओए एओए, ये क्या हो जाएगा? वॉइड। सॉरी 3, माय मिस्टेक, 3। कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड एमओए एओए क्या हो जाएगा? वॉइड। आइडिया क्लियर है? ये ऊपर के दोनों डॉक्ट्राइन डिस्कस किए हैं पॉइंट नंबर 4, एशबरी रेलवे कैरियर्स कंपनी वर्सेस रिची। सिर्फ केस मेंशन करना है कि इस केस में ऊपर के दोनों पॉइंट डिस्कस किए हैं। आइडिया क्लियर है? आप ये भी कर सकते हो कि भैया पहले पॉइंट को आप प्रोविजन में लिखो, फर्स्ट पॉइंट को यू राइट इट इन द प्रोविजन, ठीक है? और जो बचे हुए पॉइंट्स है ना, इन सभी पॉइंट को आप केस लॉ हेडिंग में डालो। कौन सा हेडिंग में? केस लॉ। अगर केस लॉ में डालोगे तो फिर ये 2 का 1 करना, 3 का 2 करना और 4 का 3 करना। केस लॉ हेडिंग में इफ यू विश यू कैन राइट दिस डाउन। फिर उसके बाद में अगर आप स्ट्रेट लिख रहे हो, विच इज क्वाइट रिकमेंडेड कि स्ट्रेट ही लिखो, तो यह आपका आएगा पॉइंट नंबर 5, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मतलब थर्ड पार्टी हैव पावर टू अज्यूम दैट इंटरनल प्रोसेस इज कंप्लीट। ये आपका 5th पॉइंट आएगा। क्लियर है? और इसी पॉइंट के अंदर तुमने रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन मेंशन करना है। इसी पॉइंट में 5th पॉइंट में ही रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन, थर्ड पार्टी हैव पावर टू अज्यूम दैट द कंपनी हैज डन इट्स इंटरनल प्रोसेस, या कंपनी इज कंप्लीटेड विद इंटरनल प्रोसेस। और फिर पॉइंट नंबर 6, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, सब पॉइंट ए नॉलेज, सब पॉइंट बी निग्लिजेंस, सब पॉइंट सी फॉर्जरी। अब मैंने 3 वर्ड लिखे, आपने 3 ही वर्ड नहीं लिखना है। इट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट वर्क if the third party have knowledge of the situation, if the third party is negligent, if the third party has done with the forgery, या फिर any person has done with the forgery। उस केस में उनके केसेस लिखना, मोरिस वर्सेस केंसन, अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल और रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड। आइडिया क्लियर है? ये ए बी सी के अंदर ही आपका आना चाहिए, 6 पॉइंट्स के अंदर आंसर कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आया? पक्का घर जाके कर पाओगे? जोर से बोलो हाँ है ना?
ये आज का होमवर्क है आपका। क्लियर है कंसेप्ट? चलो आगे बढ़े। क्या हुआ? सॉन्ग क्या? ठीक है, सुन लो, आज संडे है, तुम भी क्या याद रखो, इस दिलदार से पाला पड़ा तुम्हारा। ठीक है, वैसे गणपति हो गया, पर गणपति के ऊपर सॉन्ग गाऊं चलेगा? बोलो हाँ है ना? नहीं, तुमको रोमांटिक चाहिए ना सर? नहीं, गाना गणपति के ऊपर गाऊंगा। मेरे को गणपति में गाना था, लेकिन उस वक्त समय ही नहीं मिला। ठीक है, सुन लो। हरकतें रोको, बातें रोको, वरना मैं गाऊंगा नहीं। लिरिक्स थोड़ी इधर उधर होंगे, एडजस्ट करना। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके, जो दिल में तेरा नाम है। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे जिसकी नजरें उतारे, डर भी जिससे डरा रे, करता रखवालिया रे, जिसका साया तेरा है। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेश। तेरी भक्ति का वरदान है, जो कमाले वो धनवान है। बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, जिस पे है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधी आंख हो, फिर भी ज्योति ना हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे। भूल के ये जहां जो जिस किसी ने यहाँ पे साथ पाया तेरा है। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री। अरे ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके, जो दिल में तेरा नाम है। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे जिसकी नजरें उतारे, डर भी जिससे डरा रे, करता रखवालिया है, जिसका साया तेरा है। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेश। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। चलो आज के लिए काफी करते हैं, 11:30 अपना टाइम। नंगा ही तो आया पूरा, जोर से बोलो।